नमस्कार एवं उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शर्मा। आइए आपको रूबरू कराते हैं इस वक्त की खास खबरों से। और आपको यूपी की मैनपुरी लोकसभा सीट के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को प्रत्याशी बनाया गया है। सपा ने प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी है। आपको बता दें कि सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी सीट पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। इसके लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। वहीं निर्वाचन आयोग ने रामपुर उपचुनाव की अधिसूचना पर रोक लगाई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने इसका आदेश जारी किया है। सीजेआई चंद्रचूड़ ने चुनाव आयोग से पूछा है कि जितनी जल्दबाजी आजम खान मामले में दिखाई गई, क्या इतनी ही जल्दबाजी सभी मामलों में होती है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी यूपी के स्टेट हेड अमरीश। अमरीश, क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि बड़े ही खरे शब्दों में अब जो अदालत है उसने कहा है कि जिस तरह की जल्दबाजी हमेशा दिखाई जाती है, क्या इस मामले में भी दिखाई जाएगी? बिल्कुल सौरभ, देखिए जिस तरीके से चीफ जस्टिस ने कल इस बात को उठाया है कि जिस तरीके से आजम खान के ऊपर मुकदमे लादे गए हैं, 80 से अधिक करीब 92-93 मुकदमे जो है वो आजम खान के ऊपर अब तक लाद दिए गए, जिस विषय में वो पिछले 3 साल से जेल में भी थे और उनकी विधायकी भी अभी कुछ समय पहले ही रद्द की गई है। लेकिन कल निर्वाचन आयोग ने भी रामपुर उपचुनाव की अधिसूचना पर रोक लगाई है और मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने भी एक बयान जारी किया, आदेश जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत निर्वाचन आयोग के प्रेस नोट संख्या में ये मैनपुरी लोकसभा और रामपुर की विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के उप निर्वाचन 2022 हेतु जो कार्यक्रम निर्देशित की गए हैं, उस पर अभी अधिसूचना को 10 तारीख को जिसको जारी होना, उस पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट संख्या दाखिल की गई, जिसमें मोहम्मद आजम खान वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और अन्य में दिनांक ये कार्रवाई है, जिसके लिए अधिसूचना अगले आदेश तक जारी नहीं किए जाने का फैसला लिया गया है। और चीफ जस्टिस ने भी कल जिस तरीके से बयान दिया और उन्होंने ये कहा है, सवाल उठाया है कि जिस तरीके की जल्दीबाजी या ये कह लें कि जिस तरीके से मुकदमे आजम खान के खिलाफ थोपे गए हैं, क्या इतनी ही कार्रवाई अन्य विषयों पर भी या अन्य जो काम है उन पर भी हो रहे हैं क्या? सौरभ, धन्यवाद अमरीश इस तमाम जानकारी के लिए। लखनऊ नगर निकाय चुनाव की तैयारी को लेकर बीजेपी नेता राजीव मिश्रा ने कहा कि बीजेपी पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार है और कार्यकर्ताओं ने पूरी तैयारी कर रखी है। उन्होंने कहा कि नगर निकाय चुनाव में जनता एक बार फिर बीजेपी सरकार को चुनेगी। वहीं समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मल्होत्रा ने कहा कि लखनऊ में विकास केवल किताबों में हुआ है। भारतीय जनता पार्टी निकाय के चुनाव के लिए बड़ा सचेत है और पूरी तैयारी हम लोग की हो चुकी है। जिस दिन भी डिक्लेयर होगा, हमारे बूथ तक का काम चल रहा है। अभी 7 तारीख तक का वोटर बढ़ाने का काम था। भारतीय जनता पार्टी के भगवान रूपी कार्यकर्ताओं ने इतना वोट बढ़ा दिया है कि एक एक पोलिंग पे, एक एक बूथ पे जाके उसे वोट बढ़ाए और जिस तरह से वोट का काम किया, ये बहुत ही सराहनीय काम है। मेरे भगवान रूपी कार्यकर्ताओं ने जो काम किया, 1 तारीख से 7 तारीख तक के बीच में जो वोटर बढ़ाने का काम था, वो बहुत ही 100% भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया। लखनऊ विश्वविद्यालय के राधा कमल मुखर्जी सभागार में राज्य स्तरीय संक्षिप्ति पुनर्निरीक्षण अभियान का शुभारंभ हुआ। इस दौरान मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने प्रेस वार्ता कर बताया कि 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर 2023 को 18 वर्ष पूर्ण करने वाले युवा मतदाता अब बनने के लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं समस्त युवा अपना नाम मतदाता सूची में शामिल कराएं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक नागरिक लोकतंत्र में वोट के माध्यम से अपना योगदान दे और राष्ट्र निर्माण में सहयोग करे। ये चीफ सेक्रेटरी कॉन्फ्रेंस होने वाली है जनवरी में, उसी की तैयारी में ये डिफरेंट थीम पे नोडल बनाए गए हैं। आवास विकास को अर्बन इंफ्रा पे नोडल बनाया गया। उसके अंतर्गत डिलिब्रेशन के लिए सभी डिपार्टमेंट को फॉर्मेट भी दिया गया था, टेम्पलेट भी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आई है। उसके अंतर्गत आज पीडब्ल्यूडी, मेट्रो, हमारे जल निगम से अमित साहब, पेंसिया, अर्बन ट्रांसपोर्ट से कुछ एक्सपर्ट भी, तुषार, विकास शर्मा, सभी ने प्रेजेंटेशन दिया और बहुत ही अच्छे से डिस्कशन हुई सभी बिंदु पे। भारत निर्वाचन आयोग की वोटर लिस्ट के रिवीजन के लिए
संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम आज से प्रारंभ हो रहा है और उसके लिए आज यहाँ पर राज्य के जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं उनकी अध्यक्षता में उनके तत्वावधान में हम लोगों ने यहाँ लखनऊ विश्वविद्यालय में ये कार्यक्रम आयोजन किया है। इसकी मुख्य हाइलाइट्स ये हैं कि 1 जनवरी 2023 को जो पात्र लोग हैं वो अपने फॉर्म्स ऑनलाइन या फिजिकल फॉर्म में जमा कर सकते हैं। उनके लिए 4 तिथियां जो निर्धारित की गई हैं अभी स्पेशल रिवीजन के लिए, उसमें उन तिथियों पर BLOs अपने अपने बूथ पर बैठेंगे, लोग वहां फॉर्म जमा कर सकते हैं। इस बार 4 जो अहर्ता की तिथियां हैं, उन तिथियों में जो लोग अहर हो रहे हैं अगले वर्ष, वो अभी फॉर्म जमा कर सकते हैं और उनको एलिजिबिलिटी प्राप्त होने के बाद प्रकाशित होने वाली वोटर लिस्ट में उनका नाम ऑटोमेटिकली सम्मिलित हो जाएगा। तो ये जो पात्रता की तिथियां हैं 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर, उस पे जो हम जैसे 1 जनवरी को जो लोग पात्र हैं उनकी वोटर लिस्ट हम 5 जनवरी को प्रकाशित करेंगे। IGRS पर आने वाली शिकायतों के निस्तारण रैंकिंग में बस्ती को प्रदेश में टॉप 3 जिलों में जगह मिली है। आपको बता दें कि पिछले कई महीनों से बस्ती की रैंकिंग काफ़ी पीछे चल रही थी और देखा गया कि जून 2022 में 73वां, जुलाई में 75वां, अगस्त में 44वां, सितंबर में 43वां स्थान था। वहीं अब लगातार रैंकिंग सुधार देखने को मिल रहा है। वहीं अक्टूबर माह 2022 में बस्ती को प्रदेश में 3रा स्थान मिला है। वहीं प्रदेश में पहले स्थान पर महराजगंज और दूसरे स्थान पर मिर्जापुर जनपद रहा। जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय की प्राथमिकता है कि शिकायतों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण होना चाहिए। इसी क्रम में निरंतर समीक्षा की गई है और जो हमारी जिला प्रशासन की टीम है, EDM, हमारे अपर जिलाधिकारी और अन्य अधिकारी सभी ने बहुत अच्छा कार्य किया है और ये समेकित प्रयास का परिणाम है कि बस्ती जनपद 73वें नंबर से हम तीसरे निरंतर समीक्षा बैठ के और जो भी असंतुष्ट फीडबैक के कारण जनपद का शिकायतों का स्तर खराब हो रहा था, उसके लिए यहाँ पर एक शिकायत प्रकोष्ठ बनाया गया है और स्वयं जिला स्तर से भी उनके फीडबैक लेकर और उनको शिकायतों का संतुष्टिकरण के स्तर तक निस्तारण कराया जाता है ताकि ये जो हमारी सुधार है ये सस्टेन बन रहे। अब खबर यूपी के रायबरेली से है, जहां आग लगने से ऑटो पार्ट्स की दुकान में रखा लाखों रुपए का माल जलकर खाक हो गया। वहीं घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड के वाहन ने आग पर काबू पाया। वहीं आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। पूरा मामला डीह थाना क्षेत्र के परशदेपुर कस्बे का है। वहीं गनीमत ये रही कि इस आग में कोई जनहानि नहीं हुई। आग लगी थी, हमको जैसे सूचना मिली सलवन से, तत्काल हम लोग, हमारा नियम वो है कि जैसे सूचना मिले 1 मिनट के अंदर तुरंत ही गाड़ी निकलेगी जी। और आए यहाँ तत्काल गाड़ी से खड़ी की है और कूद कर तुरंत ही पाइप फैला के आग को जो है कवर की। लखनऊ में अवैध निर्माणों के खिलाफ एक बार फिर LDA की कार्रवाई देखने को मिली। यहां लखनऊ के आशियाना में नक्शे के विपरीत निर्माण किया जा रहा था, जिसके चलते LDA की ओर से अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। विहित न्यायाधिकरण अमित राठौड़ के आदेश पर यह कार्रवाई की गई। इस दौरान भारी पुलिस जाब्ता तैनात रहा। खबर यूपी के बुलंदशहर से है, जहां ट्रैक्टर सवार 2 25-25 हजार के इनामी बदमाशों ने बीबीनगर थाना पुलिस की मुठभेड़ हो गई। वहीं दोनों ओर से हुई फायरिंग में 25 हजार का इनामी बदमाश राजपाल घायल हो गया। ऐसे में पुलिस ने राजपाल और जगवीर को गिरफ्तार कर लिया। घायल बदमाश की बीबीनगर के CSC में भर्ती करा दिया गया। वहीं दोनों बदमाश 8 दिन पहले चोरी हुए ट्रैक्टर को लेकर जा रहे थे।
फिरोजाबाद के शिकोहाबाद थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद को लेकर एक युवक को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया है। नौशेरा बोझिया गांव के पास हुए इस हत्याकांड में क्षेत्र में सनसनी फैल गई। वहीं घटना की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने मृतक की शिनाख्त अवनीश के रूप में की है। वहीं परिजनों ने हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर शव लेने से इनकार कर दिया। वहीं पुलिस ने समझा बुझाकर मामला शांत करवाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। हम नौशहरा के रहने वाले भैया, हमारे भाई को साजिश करता ने मार दिया भैया। जमीन इसकी लिखा लिए और वो प्लॉट इनके लिखा लिए। जमीन यहाँ ही पता लगेगा साहब भैया जी, जो गांव की जमीन है जी। हमें आकाश नाम के अशोक पुत्र आकाश नाम के लड़के ने हमें सूचना दी हाईवे को उधर, तब हम इधर आए, तब हमें पता लगी है। ये देखिए, ये जो है बोजिया का कट है, ये बगल में हाईवे है। यहाँ खेतों पे एक बॉडी मिली है अवनीश उर्फ ऋषि नाम के एक लड़के की, जो 28 वर्ष का है। उसके सर में गोली लगना प्रतीत हो रहा है। अभी बॉडी को मोर्चरी भिजवाया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर सारे तथ्यों का पता लगेगा और ये प्रथम दृष्टया हत्या का मामला प्रतीत हो रहा है। तो आगे जैसे भी तहरीर प्राप्त होती है और जो भी जांच में तथ्य प्रकाश आएंगे, तहरीर प्राप्त होने पर अभियोग पंजीकृत किया जाएगा और आगे की जो भी है विधिक कार्रवाई उसी के अनुसार। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में अनियंत्रित तेज रफ्तार वैन ने युवक को टक्कर मार दी। इस हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। आपको बता दें कि रायबरेली से लखनऊ की ओर जा रही कैश वैन में युवक को अपनी चपेट में ले लिया। वहीं घायल युवक का नाम सूरज कुमार बताया जा रहा है। बछरावा कस्बे के सेंट्रल बैंक के पास ये हादसा हुआ है। ब्रॉड डेड है, जयशंकर नाम है उसका, सन ऑफ शीतलादीन, वर्नी का रहने वाला है, थाना डलमऊ का। तो उसका जो है नोट करके उसको मछली में उसकी बॉडी रखवा दी गई। हरदोई के शहर कोतवाली क्षेत्र में एक निजी अस्पताल में गर्भवती महिला की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने हंगामा किया। परिजनों के हंगामे के बाद अस्पताल के जिम्मेदार अस्पताल छोड़कर भाग गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने हॉस्पिटल पहुंचकर जांच पड़ताल की। डॉक्टर आते हैं ऑपरेशन करने, वो सीतापुर रोड पर है, वहाँ से आ रहे हैं, अभी करेंगे ऑपरेशन। बिटिया चिल्लाती रही। उनने डॉक्टर आए, उनने इंजेक्शन लगा दिया और आध घंटा तक तब भी नहीं अंदर हमको घुसने दिया और उनने लाद दिया। कहाँ लगे, जाओ नकलऊ तक की जिम्मेदारी, ऑक्सीजन लग गई है। और वो ड्राइवर जो था हमारे सामने है भैया, यहीं कहीं पर ड्राइवर ने कहा कि अभी देखो यहीं पर रोक दो, डाक बंगला थी वहीं रोक दिया। ड्राइवर ने कहा इसको देख लो, क्या सिस्टम है, क्या मरी है कि जिंदा है। मृतिका माधुरी वाइफ ऑफ कौशल कश्यप, बिरौरी ग्राम की रहने वाली, शाहाबाद की हैं। इनके पिताजी ने पुलिस को तहरीर दी है कि रात में इस मरीज को जिला अस्पताल से रिफ़र किया गया था लखनऊ पे, लेकिन वो लखनऊ न ले जाकर के इसको यहीं लोकल में स्थित ये A1 हॉस्पिटल है, जो कैनाल रोड सीधी और बंगले के सामने स्थित है, यहाँ पे लेकर के आए। यहाँ पर उसका जो भी इलाज हुआ, जिसके क्योंकि अभी मुझे पेपर देखने को नहीं मिले हैं, यहाँ पे चिकित्सालय में जब से मैं आया हूँ कोई भी स्टाफ या डॉक्टर या पैरामेडिकल कोई भी नहीं है, न ही कोई पेपर ऊपर देखने को मिले हैं, तो उसकी जानकारी नहीं हो पाई कि क्या ऑपरेशन है। इसके अलावा मैंने अन्य 3 मरीज हैं जो कि तीनों डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से ही आए हैं यहाँ। रायबरेली के लालगंज थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में रेलवे क्रॉसिंग के किनारे युवक का शव मिला, जिसके बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। पूरा मामला लालगंज थाना क्षेत्र के धनाबाद गांव का है, जहां रेलवे क्रॉसिंग के किनारे एक शव देखा गया और ग्रामीणों ने उनके घर वालों को सूचना दी। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। ये हुई कि हमारे भाई को भतीजे को शाम को फ़ोन आया 5:30 बजे, किसी ने फ़ोन किया, बुलाया उसको रोड पर और वहाँ चला गया। मैं फ़ोन लगाया दुकान में, ये कह रहा था कि मैं आ रहा हूँ, और फिर वो आया नहीं। शाम को फ़ोन किए गए तो फ़ोन उठा नहीं, और सुबह ये हमको रेलवे के किनारे पड़ा
किसी ने फ़ोन किया कि ये यहाँ काबुल पड़े हैं, ट्रेन से टक्कर खा गए हैं। अब खबर यूपी के सीतापुर से है, जहां बिस्वा नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी और जेई पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। दरअसल प्रॉपर्टी डीलर की निजी भूमि पर आरसीसी की नाली और इंटरलॉकिंग रोड का निर्माण नगरपालिका की ओर से करवाया जा रहा है, जबकि नगरपालिका की ओर से जो टेंडर पास हुआ है वो संतोष रस्तोगी के मकान से आयुर्वेदिक अस्पताल तक जाने वाली रोड का है। ऐसे में मिलीभगत से प्रॉपर्टी डीलर को फायदा पहुंचाया जा रहा है। इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रवीण सिंह ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। नगर पालिका द्वारा वहां के ईओ और जेई द्वारा व्यापक भ्रष्टाचार किया जा रहा है। जिसका टेंडर हो रहा है उस पर कार्य न कराकर बगैर टेंडर प्रॉपर्टी डीलर की मदद की जा रही, वहां उनके द्वारा भारी भरकम कमीशन लेकर उनका लाभ पहुंचाया जा रहा है। जब से ईओ नगर पालिका वर्तमान में आए हैं, इनके द्वारा केवल भ्रष्टाचार ही किया जा रहा है, कार्य कुछ भी नहीं कराया जा रहा है। जबकि टेंडर हुआ है उसका जो कार्य नहीं कराया जा रहा है, तो अन्य कार्य कैसे हो रहे होंगे ये तो वक्त ही बताएगा जब जांच होगा। एवन उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एवन टीवी।